बैंक गया डूब, खबर अमेरिका से आई है। मार बवाल मचा हुआ है दुनिया भर में। हमने भी खबर पढ़ी, पढ़ के समझ कम आया और सवाल ज़्यादा हो गए। सबसे पहले तो यही कि बैंक डूब गया तो फिर बैंक में जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे उनका क्या होगा? बैंक डूबने का मतलब क्या होता है? हमारे देश में इसके लिए क्या नियम कानून है? अगर बैंक डूब गया तो हमारा पैसा वापस मिलेगा गया और मिलेगा भी तो कितना मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब के साथ मैं सौरभ हाजिर हूं आज की मास्टर क्लास लेकर। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक काम कैसे करता है। हर जगह कमोबेश यही होता है कि पहले कच्चा माल खरीदा जाता है, फिर उससे एक प्रोडक्ट बनाकर बेच दिया जाता है। कच्चे माल को तैयार करने में आने वाले खर्च और बिकने के लिए तैयार प्रोडक्ट की प्राइस में जो अंतर होता है वही मुनाफा होता है। मुनाफा आया हमारी जेब में तो हम जाते हैं बैंक में जमा करते हैं अपना पैसा, जिस पर हमें मिलता है ब्याज। ये तो हमारा बिजनेस हो गया। बैंक का क्या होता है, कैसे बिजनेस चलता है, कैसे बैंक प्रॉफिट कमाता है, ये समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया, जमा किए 1000 रुपये। आपकी ही तरह हज़ारों और लोगों ने अकाउंट खुलवाया और पैसे जमा किए। बैंक इन पैसों को लोन पर दे देते हैं किसी तीसरे आदमी को। बैंक आपके जमा किए पैसे पर ब्याज देता है 5% और जिन्हें लोन दिया जाता है उनसे लेता है 8%। बीच में जो 3% का हिस्सा बचता है वो बैंक का मुनाफा होता है। यानी जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं वही पैसा बैंक लोगों को उधार दे देता है और उस पर वसूलता है ब्याज। यहीं से आता है बैंक के पास प्रॉफिट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एफडी, आरडी वगैरह में बैंक जितना ब्याज अपने ग्राहकों को देती है उससे कहीं ज़्यादा ब्याज होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह में अपने दूसरे ग्राहकों से ले लेती है। लेकिन होता क्या है कि जितने लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उनकी तुलना में लोन लेने वालों की संख्या काफ़ी कम होती है। यानी अगर बैंक हमारे होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के भरोसे रह जाए तो वो घाटे में चली जाएगी। इसका तोड़ है कॉर्पोरेट लोन और इन्वेस्टमेंट। कॉर्पोरेट लोन में बैंक छोटे मोटे यानी 1000 लाख रुपए के लोन नहीं देती बल्कि अरबों करोड़ों रुपए के लोन देती है बड़ी बड़ी कंपनियों और कॉर्पोरेट हाउसेस को। इसीलिए इसे कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। इसी तरह बैंक अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट भी करते हैं जहां से उन्हें प्रॉफिट आता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा? अगर कॉर्पोरेट कंपनी लोन लेकर चुका ना पाए तो क्या होगा? या फिर बैंक ने जहां पैसा इन्वेस्ट किया है वहां घाटा होने लग जाए तो क्या होगा? फिर तो बैंक को प्रॉफिट के बजाय घाटा होने लगेगा। इसे सिलिकॉन वैली बैंक के उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एफडीआईसी के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक की कुल संपत्ति $209 बिलियन यानी 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। संपत्ति के हिसाब से सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। यह बैंक स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों को लोन देने के लिए जाना जाता था, लेकिन ये बैंक पिछले कई दिनों से कैश की कमी से जूझ रहा था। बैंक की यह हालत क्यों हुई? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक ने पिछले कुछ सालों में अरबों डॉलर के बॉन्ड खरीदे। दूसरे बैंकों के उलट सिलिकॉन वैली बैंक ने डिपॉजिट की काफ़ी कम राशि को अपने पास रखा और बाकी को रिटर्न की उम्मीद के साथ निवेश कर दिया। जब तक अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की तब तक बैंक का धंधा सही चला। लेकिन पिछले साल से फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी। ब्याज दर बढ़ने के कारण कई स्टार्टअप के लिए मार्केट से फंड उठाना मुश्किल हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक के ज़्यादातर ग्राहक स्टार्टअप कंपनियां हैं। इन स्टार्टअप ने अपनी ज़रूरतों के लिए बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए। इनको भुगतान करने के लिए बैंक ने कई निवेश को मजबूरन ऐसे समय में बेच दिया जब उनकी कीमत काफ़ी नीचे थी। 8 मार्च को बैंक ने बताया था कि इससे उसे 16,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। बैंक के मुताबिक उसने कई सिक्योरिटीज़ को घाटे में बेच दिया। इस अफरा तफरी के कारण बैंक के ग्राहकों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए। इन सबके बीच बैंक की मूल कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। 9 मार्च को कंपनी के शेयरों की कीमत करीब 60% गिर गई। यानी बैंक भयानक घाटे में चले गए। जो पास में पैसा था वो लोग निकालने लगे और जो इन्वेस्टमेंट था उसमें होने लगा घाटा। ये तो थी सिलिकॉन वैली बैंक की कहानी। अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि बैंक डूबने का क्या मतलब होता है और इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, बैंक डूबने का मतलब होता है कि बैंक क्या करती है कि बैंक समझ लीजिए एक तरह से एक माध्यम है जहां पर कि जो इन्वेस्टर हैं या डिपॉजिटर्स आते हैं और जो लोग
इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर्स हैं या उस पैसे को जो लोग अच्छी तरह से निवेश करके पैसा कमा सकते हैं, वो लोगों के लिए एक माध्यम बनता है बैंक। अब जब जब कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, इसका मतलब होता है कि दो चीजें सामने हैं। या तो उस बैंक ने अच्छी जगह पैसे निवेश नहीं किए, या जिनको लोन दिया है उनकी क्रेडिट जो है एबिलिटी बहुत कम है। तो ये अब जब कभी भी ये चीजें क्रॉप अप होती हैं कि वो पैसे आने बंद हो जाते हैं, तब बैंक के लिए प्रॉब्लम होती है और बैंक उस केस में दिवालिया होने के कगार पर हो सकती है। दूसरा जो क्राइसिस अभी यूएस में चल रहा है कि लिक्विडिटी की क्राइसिस, एसेट और लायबिलिटी का मिसमैच होना, टेनर का मिसमैच होना। मतलब आपने समझिए कि आप एक आम जो है निवेशक हैं, डिपॉजिटर्स हैं बैंक में, आपने 5 साल के लिए पैसे निवेश किए और बैंक समझता है कि आपके 5 साल के पैसे रहेंगे, तो वो क्या करता है, बैंक की 5 साल के लिए अगर किसी उद्यम को, इंडस्ट्री को या किसी एंटरप्रेन्योर को वो पैसे चाहिए तो 5 साल के लिए तो वो उनको दे देता है। लेकिन अगर वही इन्वेस्टर मांगने आता है और वो एक मुफ्त में लोग मांगने आ जाए, तो बैंक के सामने एक क्राइसिस होती है, क्योंकि उन्होंने जो पैसे दिए हैं इंडस्ट्री को, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में लगाए हैं और वो तुरंत तो नहीं दे सकते वो पैसे। तो ये एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच होता है और इसमें रेगुलेटर फिर सामने आता है, क्योंकि रेगुलेटर समझते हैं वास्तविक स्थिति क्या है और उसको देखते हैं, परखते हैं। उसके बाद या तो बैंक को कहते हैं कि कोई दूसरे बैंक को दे दिया जाए जिसके पास लिक्विडिटी हो ज्यादा, और जो करंट क्राइसिस है उसको उनका भुगतान कर दिया जाए। और वास्तव में कोई लॉस लंबी अवधि में नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े लॉस दिखते हैं। तो यही है बैंक का दिवालिया हो जाना, क्योंकि एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाए किसी कारण से, या डिपॉजिटर्स जल्दी से आ जाए हमें पैसे चाहिए, या बैंक गलत निवेश कर दे, तो उनका डिसीजन मेकिंग अगर गलत हो गया तो दिवालिया होने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ एक कंफ्यूजन ये भी है कि बैंक का दिवालिया होना और बैंक डूब जाना क्या दोनों एक ही चीज है? देखिए, दिवालियापन अगर कहने की कोई चीज दिवालिया हो जाए तो कभी कभी जैसे होता है कि एक टर्म है ये इंसॉल्वेंट हो जाना, तो उसके लिए बैंक खुद जाकर रेगुलेटर्स के पास जाती है, कहती है कि देखिए हमारे पास ये बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है, तो वो दिवालिया होना कह जाते हैं। डूब जाना मतलब आम तौर पे अगर देखेंगे दोनों चीजें एक जैसी लगती हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल के रूप से देखेंगे तो इंसॉल्वेंट हो जाना एक और चीज है। डूब जाना का मतलब जैसे यस बैंक हम कहें कि एक बार डूब गई थी, लेकिन एक्चुअल में डूबी नहीं थी क्योंकि रेगुलेटर्स ने बचा लिया वो। तो डूबने का मतलब ये कि जो यहाँ पे निवेश किया आपने वो पैसे आपके नहीं आ रहे, वो गड़बड़ी हो जाती है, तब जो है समस्याएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। लेकिन अमूमन तौर पे देखा जाता है कि जैसे ही ये गड़बड़ी की संभावनाएं होती हैं, रेगुलेटर्स को ये लोग, आजकल तो रोज की रिपोर्टिंग होती है रेगुलेटर्स के पास, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि किसी भी बैंक में गड़बड़ी ना हो। अब हुआ यह है कि सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद बैंकिंग रेगुलेटर्स ने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एफडीआईसी को फिलहाल रिसीवर नियुक्त किया है, जो बैंक के वित्तीय कामों को देखेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एफडीआईसी ने एसवीबी की संपत्तियों और डिपॉजिट रखने के लिए एक नया बैंक नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा बना दिया है, जो पुराने बैंक द्वारा जारी चेक को क्लियर करेगा और सभी इंश्योर्ड निवेशक और ग्राहक अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। ये तो हो गई अमेरिका की बात। अपने देश पर आते हैं। हमारे देश में बैंक के डूबने को लेकर क्या नियम कानून है, ये समझते हैं। भारत में DICGC एक्ट नाम से एक कानून है जो बैंकों में जमा पैसे की गारंटी के लिए बनाया गया है। इसके लिए एक बॉडी भी है जिसे DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नाम से जाना जाता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित एक कंपनी है। DICGC ये सुनिश्चित करता है कि किसी बैंक के बर्बाद होने पर उसके जमाकर्ताओं को एक निश्चित राशि वापस की जाए। अब यहाँ असल सवाल ये है कि कितना पैसा? क्या बैंक के डूब जाने पर बैंक में जमा सारा पैसा आपको वापस मिल सकता है? क्या कहता है कानून, समझते हैं। कानून कहता है कि अगर बैंक किसी वजह से दिवालिया हो जाता है या बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उस बैंक को अपने ग्राहक को कि कुल जमा राशि अगर 5 लाख से अधिक नहीं है तो लौटानी होगी। लेकिन अगर बैंक में जमा राशि 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। यानी 5 लाख रुपए से अधिक बैंक में इंश्योर्ड नहीं है, फिर आपके अकाउंट में उससे ज़्यादा चाहे जितना भी डिपॉजिट क्यों ना हो। 2021 तक ये लिमिट केवल 1 लाख रुपए तक की हुआ करती थी, लेकिन 2021 में DICGC एक्ट में सरकार ने संशोधन किया और इसे बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया। और क्या नियम कानून है, समझते हैं एक्सपर्ट से। ऐसा होता है कि बैंक में जो पैसे डिपॉजिटर्स के रहते हैं
ऐसा देखा नहीं गया है। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं जिसको कि रेगुलेटर्स अपनी तरफ से उनको परमिशन देते हैं कि आप बैंकिंग ऑपरेशंस करें और उनकी बैलेंस शीट को बराबर वो बड़ी जो है मतलब बारीकी से देखते रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, और जैसे ही आशंका होती है बैंक के मैनेजमेंट को हटा के खुद बैठते हैं, क्योंकि एक तरह से सरकार की या वहाँ के रेगुलेटर्स का ये जो है कह लें कि फंडामेंटल दायित्व हो जाता है कि हमारे डिपॉजिटर्स को बचाया जाए। अब क्यों बचाया जाए? क्योंकि अगर डिपॉजिटर्स के पैसे बैंक में बचते नहीं हैं, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पे हो सकता है, क्योंकि हर लोगों के बीच में मतलब पूरी जनता के बीच में अगर ये एक तरह से अविश्वास हो जाए बैंक के प्रति कि यार बैंक में पैसा रखना सेफ नहीं है, सारे लोग बैंक में से पैसा निकालेंगे और सारी बैंकें कोलैप्स होने की कगार पे खड़ी हो सकती हैं, और इतना फंड कौन देगा? तो इसीलिए कोई भी बैंक के किसी भी कड़ी में इस तरह की चीजें होती हैं तो सरकार तुरंत आती है या रेगुलेटर्स तुरंत आते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पे आ सकती है अगर ये अविश्वास लोगों के अंदर पैदा हो गया तो इसीलिए रेगुलेटर्स और हमने हमारे मतलब संज्ञान में ऐसा नहीं है कि किसी बैंक में पैसे लगाकर डूब गए हों पैसे डिपॉजिटर्स के। अगर आप देखें अभी येस बैंक का मामला था, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के मामले थे, वहाँ पैसे नहीं डूबे। हाँ, थोड़े टाइम जरूर लग सकते हैं आपको पैसे मिलने में, लेकिन अगर आप एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में पैसे लगाते हैं, आप कोऑपरेटिव की बात छोड़ दें क्योंकि वो कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसा लगाना रिस्की होता है, वहां पर तो नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी बैंक में लगाते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक तो पैसे डूबते नहीं है। DICGC के इंश्योर्ड बैंकों की लिस्ट में सभी कमर्शियल बैंक, सरकारी व प्राइवेट दोनों, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, भारत में ब्रांच खोलने वाले विदेशी बैंक और राज्यों के सहकारी बैंक शामिल हैं। इस लिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका बैंक DICGC के इंश्योर्ड बैंकों की लिस्ट में है या नहीं, तो फिर आप DICG की वेबसाइट dicgc.org.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की मास्टर क्लास, जिसे लिखा था हमारे साथी गौरव ने। आपका अगर कोई सुझाव हो मास्टर क्लास को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। बाकी देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया।